बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ोरियन 11 एंड 12 एंड एमडीकेट। आपको इस वन शॉट लेक्चर्स में वेलकम करते हैं। इस लेक्चर में हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को क्लियर करेंगे और इस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जो भी टॉपिक है उसको हम डिटेल में क्लियर करेंगे। आप इस पूरे लेक्चर को वन गो में देके इंशाल्लाह आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल को। डिस्कवरी ऑफ सेल को इसका मतलब ये है कि किस तरह जो है वो सेल डिस्कवर हुआ था और किसने जो है वो सेल को डिस्कवर किया था। सो पहला हमारा टॉपिक ये होगा डिस्कवरी ऑफ सेल। किसने जो है वो सेल को डिस्कवर किया था और किसने जो है वो सेल को डिस्कवर किया था और कैसा डिस्कवर हुआ था, तो ये हम देखते हैं। सो जनाब रॉबर्ट हॉक इन 1665 ही आपको पता होना चाहिए कि सेल की डिस्कवरी किस तरह हुई थी। इस पर भी एमसीक्यूज बन सकता है। सो रॉबर्ट हॉक इन 1665 ऑब्जर्व cork tissue and he observed and he observed small boxes which he called cellula. सो सेल की डिस्कवरी इस तरह हुई थी कि 1665 में हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हॉक ने एक टिश्यू लिया, प्लांट टिश्यू लिया जिसका नाम था कॉर्क टिश्यू। अब इस कॉर्क टिश्यू को उसने विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखा तो उसको इसमें इस तरह स्मॉल बॉक्सेस नज़र आए। रॉबर्ट हॉक को जब उसने कॉर्क टिश्यू को माइक्रोस्कोप के साथ देखा तो स्मॉल बॉक्सेस को उसने नाम दिया सेलुला। और ये जो वर्ड सेलुला है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इससे हमारे पास वर्ड बन गया सेल। सो सेल की डिस्कवरी इस तरह हुई थी। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? आपसे पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर सेल? रॉबर्ट हॉक का 1665 में। और किस टिश्यू में सेल की डिस्कवरी हुई थी? सो कॉर्क टिश्यू में। और इसने इसमें स्मॉल बॉक्सेस दे के उसको उसने नाम दिया सेलुला। सो जनाब हमारा जो पहला टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सेल था वो छोटा सा टॉपिक था जो कि आपको आनी चाहिए। और नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ अबाउट द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी से भी एमसीक्यूज बनते हैं, तो चलिए सेल थ्योरी को डिस्कस करते हैं। सो सेल थ्योरी कुछ इस तरह हुआ कि हमारे पास 1838 में एक बॉटनिस्ट था जिसका नाम था शील्डन। ये एक बॉटनिस्ट है। अब बॉटनिस्ट का काम प्लांट के साथ होता है, तो इसने जो है प्लांट सेल थ्योरी को इसने प्रपोज किया। और इसी तरह एक साल बाद 1839 में एक जोलॉजिस्ट था जिसका नाम था श्वन। अब वो एक ज़ूलॉजिस्ट है, तो ज़ूलॉजिस्ट का काम एनिमल के साथ होता है, तो इसने जो है वो एनिमल सेल थ्योरी को प्रपोज़ की। एनिमल सेल थ्योरी को जो है वो श्वन ने प्रपोज़ की। सो 1838 में जो है वो शील्डन ने प्लांट सेल थ्योरी को प्रपोज़ किया और 1839 में श्वन ने जो है एनिमल सेल थ्योरी को प्रपोज़ किया। अब इसके बाद 1839 में इन दोनों जो है ये कलेक्ट हो गए, एक दूसरे के साथ टुगेदर हो गए और इस प्लांट सेल थ्योरी और एनिमल सेल थ्योरी को एक पास्टुलेट दिया। पहला पास्टुलेट दिया किसने? शील्डन एंड श्वन ने पहला पास्टुलेट दिया सेल थ्योरी के बारे में। अपने जो शील्डन ने जो है प्लांट सेल थ्योरी की प्रपोज किया था और जो श्वन ने एनिमल सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। तो इन दोनों 1839 में कलेक्ट हो गए शील्डन एंड श्वन और उन्होंने पहला पास्टुलेट दिया सेल थ्योरी के बारे में कि वो था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। पहला पास्टुलेट सेल थ्योरी का शील्डन एंड श्वन ने दिया था। ये पूछा जा सकता है कि हु गिव द फर्स्ट पास्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, तो शील्डन एंड श्वन ने दिया था। और वो ये था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने हैं। सो ये पहला पास्टुलेट था सेल थ्योरी का। अब अगर वो एक सेल से बने हों, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं, तो अगर वो एक सेल से बना हो वो ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। ये आप जानते हैं, 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं। और अगर वो मल्टीपल सेल से बना हो, अगर उसमें एक से ज़्यादा सेल हो, तो इसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। सो पहला पोस्टुलेट ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हैं? वो सेल से बने हुए हैं। दूसरा पोस्टुलेट जो सेल थ्योरी के इस सेल थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए दूसरा पोस्टुलेट पेश किया किसने? रोडोल्फ विर्चो। फिर रोडोल्फ विर्चो आया, एक बायोलॉजिस्ट है जिसने सेल थ्योरी का दूसरा पोस्टुलेट दिया, रोडोल्फ विर्चो। और वो क्या पोस्टुलेट दिया? वो ये पोस्टुलेट था, रोडोल्फ विर्चो ने ये पोस्टुलेट दिया कि उसने अपने ज़ुबान में कहा कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला।
उसने अपने जो लैंग्वेज है उसमें ये एक सेंटेंस बोली कि ओ मीनस सेलुला ई सेलुला। जब हमने इसको ट्रांसलेट किया, ये सेल थ्योरी का दूसरा पोस्टुलेट है। जब इसको जो उसने अपने लैंग्वेज में बताया था, जब उसको हमने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो इस पॉइंट का, इस बात का मतलब ये है कि न्यू सेल्स arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल्स arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल है वो जो पुराने सेल्स है उससे बनते हैं। ये सेल थ्योरी का दूसरा पोस्टुलेट है और ये रोडोल्फ फिर्च ने बताया था। ओ मीनस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि न्यू सेल arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल पहले से मौजूद होता है ना, तो ये हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल है। जब ये डिवाइड होता है तो इससे दो सेल्स बनते हैं, तो ये न्यू सेल्स है। तो ये न्यू सेल जो है ये arise from parent cell, and parent cell is pre-existing cell. So new cell arise from a pre-existing cell. This is the second postulate of cell theory. अब ये सेल थ्योरी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसका तीसरा पोस्टुलेट जो है वो दिया रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। रॉबर्ट ब्राउन आगे आप पढ़ेंगे, या आपने पढ़ा भी होगा कि रॉबर्ट ब्राउन जो है उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो इसका जो मोस्ट काम है वो न्यूक्लियस के साथ होता था। तो इसने जो है वो न्यूक्लियस के रिलेटेड एक सेल के रिलेटेड एक पोस्टुलेट दिया कि सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल। सेल के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल्स विच ट्रांसफर from parents to offspring, from parents to offspring। ये सेल थ्योरी का तीसरा पोस्टुलेट है जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। उसने कहा कि सेल जो है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम, जीन, ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है। सो ये ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जब हमारे पास रिप्रोडक्शन वगैरह होता है। तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था। अब अगर हमारे पास वो सेल जो है वो यूकेरियोट हो, तो यूकेरियोट के अंदर न्यूक्लियस होता है। अगर वो यूकेरियोट हो तो ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, आप जानते हैं। और अगर वो प्रोकैरियोट हो तो प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो फिर जो है ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सो इस तीसरा पोस्टुलेट का मतलब ये है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है सेल में अंदर वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। ये रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। अब इस थ्योरी का हमारे बुक में जो लास्ट पोस्टुलेट दिया है वो दिया था सोंटोरियो ने। इस सोंटोरियो ने जो है चौथा पोस्टुलेट दिया सेल थ्योरी का, और वो पोस्टुलेट ये है कि all metabolic processes takes place inside the cell। चौथा जो पोस्टुलेट है वो सोंटोरियो ने दिया था, और वो ये था कि ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, रिस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, डाइजेशन है, इसके अलावा जितने भी आपके पास जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सेल के अंदर होते हैं, सेल से बाहर नहीं होता। ये किसने कहा था? ये कहा था सोंटोरियो ने। अब यहाँ पर हमारा सेल थ्योरी का 4 पोस्टुलेट्स क्लियर हुए। अब आप बुक रीड करोगे तो इंशाल्लाह आपको ये पता चल गया कि इसका मतलब क्या है। तो ये 4 पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का। अब जो है सेल थ्योरी के रिलेटेड जो है एमसीक्यूज आते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी के क्या एक्सेप्शंस है, तो इसके रिलेटेड एमसीक्यू जाते हैं। सो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हमारे पास 4 मेन एक्सेप्शन है। नंबर 1 वायरस जो है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। नंबर 2 जो है वो वायराइड जो है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। नंबर 3 जो है वो प्रियन जो है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। और नंबर 4 आरबीसी रेड ब्लड सेल। ये 4 जो है सेल थ्योरी का एक्सेप्शंस है जो सेल थ्योरी को नहीं मानते। एक है वायरस, दूसरा जो है वो वायराइड, और तीसरा जो है प्रियन, और चौथा जो है वो रेड ब्लड सेल। यहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। सो आपको पता होना चाहिए कि वायरस, वायराइड, प्रियन एंड रेड ब्लड सेल आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी को नहीं मानते। तो यहाँ पर हमारे पास सेल थ्योरी जो है वो भी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक को, हमारा सवाल होगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास 2 टर्मिनोलॉजीज़ इस चैप्टर में बार-बार यूज़ होंगे, तो इसलिए इसको मैं पहले से कवर करूँ। एक है प्रोटोप्लास्ट। ये प्रोटोप्लास्ट जो वर्ड है, ये इस चैप्टर में बार-बार यूज़ होगा, तो इसलिए हम इसको पहले कवर करते हैं कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। प्रोटोप्लास्ट को समझने के लिए मैं आपको ड्रा करता हूँ एक प्लांट सेल। लेट्स सपोज़ ये हमारे पास एक प्लांट सेल है। ये हमारे पास एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट जो वॉल होता है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। अब इस सेल वॉल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर हमारे पास होता है सेल मेम्ब्रेन, एक और लेयर होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल के अंदर जो है वो सेंटर पर हमारे पास होता है न्यूक्लियस। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस से लेकर जो सेल वॉल तक जो भी, या सेल मेम्ब्रेन तक जो भी रास्ता, जो भी जगह है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये
द रीजन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ये आगे आप पढ़ेंगे। सो जनाब, हमारे पास प्लांट सेल के मेन 4 पार्ट्स होते हैं, मेन 4 स्ट्रक्चर होते हैं। एक है सेल वॉल, दूसरा जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और इसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो होता है। तो ये 4 मेन स्ट्रक्चर है किसका, प्लांट का। अब अगर मैं इस तरह करूँ कि ये जो 3 जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन तीनों को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। मतलब कि प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, अगर हम इन तीनों को इकट्ठा करें, इसके अलावा सेल वॉल रहता है ना, तो इस सेल वॉल के अलावा जो भी पार्ट है प्लांट सेल का, उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सो प्रोटोप्लास्ट इज द प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, या आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सो प्रोटोप्लास्ट, आपको पता चल गया होगा कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। प्रोटोप्लास्ट इज द कलेक्टिवली नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, मतलब कि सेल वॉल के अलावा जो भी पार्ट है प्लांट सेल का, उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में यूज़ होगी, वो हमारे पास है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को समझने के लिए हम एनिमल सेल को ड्रा करते हैं। सो एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल नहीं होता है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है एनिमल सेल के अंदर, वो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। और इस सेल मेम्ब्रेन, इस सेल के दरमियान जो है वो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जो भी रीजन है, ये हमारे पास कहलाता है साइटोप्लाज्म। सो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। अब कुछ इस तरह है कि ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि एनिमल सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल से आप सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करें, बाकी क्या रहता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है ये कलेक्टिवली नेम है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, और प्रोटोप्लास्ट जो है वो कलेक्टिवली नेम था सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट में 3 जो है वो स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और प्रोटोप्लाज्म में जो है वो 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो इसको, प्रोटोप्लास्ट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास, अगर हम प्लांट सेल को सेल वॉल के अलावा जो भी प्लांट सेल है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एनिमल सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर आपके पास 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं कि एनिमल सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन, इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, इसको हम जो है वो प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ही जो है वो 2 टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज़ होते हैं इस चैप्टर में, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो है बताया। अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है सेल वॉल। सो लेट अस स्टार्ट विद सेल वॉल। सॉरी, सेल वॉल को स्टार्ट करते हैं। सो जनाब, सेल वॉल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि सेल वॉल इज द outermost part of plant cell. It is the outermost layer, outermost covering, जो भी आप कहे, तो it is outermost part of a plant cell. प्लांट सेल सिर्फ नहीं, बल्कि जो जो जिस सेल में भी सेल वॉल होता है तो ये आउटर मोस्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, क्योंकि हमारे बुक में जो ये सेल चैप्टर है वो प्लांट के रिलेटेड है, तो इसलिए हम, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि सेल वॉल किस में मौजूद है, किस में नहीं मौजूद है। लेकिन सेल वॉल जो है, इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल, ये इसकी जो है वो हम बात करते हैं। अब यहाँ पर सेल वॉल की जो है डिस्कवरी की बात आती है कि सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था, सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था, तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था। सो सेल वॉल को डिस्कवर किया था जनाब रॉबर्ट हॉक ने। सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हॉक ने, कब, 1665 में। रॉबर्ट हॉक ने 1665 में सेल को भी डिस्कवर किया था और सेल वॉल को भी डिस्कवर किया था। हमने पढ़ा ना कि रॉबर्ट हॉक ने सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन इसने सेल वॉल को भी डिस्कवर किया था। और यहाँ पर बुक में आपको दिखाई देगा, केपीके के बुक में आपको जो है ये दिखाई देगा कि सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हॉक इन 1665, अर्लियर देन प्रोटोप्लास्ट। मतलब क्या है कि प्रोटोप्लास्ट के डिस्कवरी से पहले जो है वो जो सेल वॉल है वो डिस्कवर हुआ था। प्रोटोप्लास्ट जो है वो 1880 में डिस्कवर हुआ था, और सेल वॉल जो है वो 1665, 1665 पहले आता है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हॉक अर्लियर देन डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जो है वो 1880 में डिस्कवर हुआ था, और सेल वॉल जो है वो 1665 में डिस्कवर हुआ था। सो यहाँ पर डिस्कवरी की अगर हम बात करें, सो रॉबर्ट हॉक इन 1665 डिस्कवर द सेल वॉल अर्लियर देन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लास्ट, एंड प्रोटोप्लास्ट वाज डिस्कवर इन 1880। सो ये सेल वॉल की जो है वो डिस्कवरी हो गई। नेक्स्ट जो है, हम सेल वॉल की जो है वो डिस्कवरी के बाद हम इसकी जो है वो लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पर होता है। तो सेल वॉल जिन जिन सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, ये आउटर मोस्ट होता है। सो इट इज आउटर मोस्ट।
ये सबसे बाहर होता है सेल के अंदर। जिन सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो ये सबसे बाहर होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है, प्लांट सेल, हम लेट्स सपोज ड्रा करते हैं, ये हमारे पास प्लांट सेल है, तो सबसे बाहर जो है वो सेल वॉल होगा। इसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर जो है न्यूक्लियस होता है, तो सबसे बाहर जो है वो सेल वॉल होता है। सो सेल वॉल की लोकेशन ये है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट, ये सबसे बाहर जो है वो होता है। अब हम इसकी अकरेंस देखते हैं कि जो सेल वॉल है वो कहाँ किन किन सेल्स में एब्सेंट होता है और किन किन सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसकी हम अकरेंस को देखते हैं। सो सेल वॉल की अकरेंस को देखते हैं। सो सेल वॉल जो है इट इज़ प्रेजेंट इन, सेल वॉल जो है वो आपको प्रेजेंट मिलेगा कहाँ पर? सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन, सबसे पहले सेल वॉल जो है प्रेजेंट होता है, सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल, ऑल प्लांट सेल, जितने भी प्लांट सेल्स है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ऑफ गेमीट्स ऑफ प्लांट्स। गेमीट्स ऑफ प्लांट ऐसे सेल्स है जिसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है। इसके गेमीट्स ऑफ प्लांट के अलावा जितने भी प्लांट सेल है उसमें आपको सेल वॉल नजर आएगा। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल एक्सेप्ट ऑफ गेमीट्स ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है ऑल बैक्टीरियल सेल, ऑल बैक्टीरियल सेल, जितने भी बैक्टीरियल सेल है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन एक्सेप्ट ऑफ, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, दो ऐसे बैक्टीरिया है जहाँ पर हमारे पास सेल वॉल नहीं होता। प्लांट में एक ऐसा प्लांट है, सेल है गिमीट्स, जिसमें सेल वॉल नहीं है। लेकिन बैक्टीरियल सेल में ऐसे दो सेल है जिसमें ये वो सेल वॉल नहीं होता है। कौन कौन से है? ऑल बैक्टीरियल सेल एक्सेप्ट ऑफ दो बैक्टीरिया है। एक हमारे पास है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा, एंड स्पायरोप्लाज्मा। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होते हैं ऑल बैक्टीरियल सेल, सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑल बैक्टीरियल सेल एक्सेप्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा और स्पायरोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा और स्पायरोप्लाज्मा, ये आप याद करें कि दो ऐसे बैक्टीरियल सेल है जिसमें जो है वो सेल वॉल नहीं होता है। बाकी तमाम बैक्टीरियल सेल में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेल वॉल जो है प्रेजेंट होता है ऑल फंजाई सेल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल फंजाई सेल। नंबर 3, ऑल फंजाई सेल, जितने भी फंजाई सेल्स है उसमें जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्रोटोफाइटा, प्रोटोफाइटा एंड प्रोटोमाइकोटा, प्रोटोमाइकोटा। अब ये क्या है? प्रोटोफाइटा जो है इट इज़ द प्रोटेस्टा, ये एक प्रोटेस्टा है। आप प्रोटेस्टा पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर कैंडम प्रोटेस्टा में आप पढ़ चुके हैं। तो या हम आगे मैं आपको पढ़ा भी लूँगा नेक्स्ट इंशाल्लाह एक वन शॉट में। लेकिन अभी मैं आपको इसे बताऊँ कि प्रोटोफाइटा क्या है। प्रोटोफाइटा जो है इट इज़ अ प्रोटेस्ट, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट है लेकिन प्लांट की तरह है, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट। और जो प्रोटोमाइकोटा है इट इज़ फंजाई लाइक प्रोटेस्ट, ये फंजाई जैसा प्रोटेस्ट है। सो जो प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है उसको हम प्रोटोफाइटा कहते हैं, और जो फंजाई लाइक प्रोटेस्ट है उसको हम प्रोटोमाइकोटा कहते हैं। तो प्रोटोफाइटा और प्रोटोमाइकोटा इन दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर हमने क्या कहा कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है किसमें? ऑल प्लांट सेल एक्सेप्ट ऑफ गेमीट्स ऑफ प्लांट, जितने भी प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन एक्सेप्ट ऑफ गेमीट्स ऑफ प्लांट। इसके अलावा ऑल बैक्टीरियल सेल एक्सेप्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा, जितने भी बैक्टीरियल सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन एक्सेप्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा। और इसके अलावा जितने भी फंजाई सेल्स है, नंबर 3 पर हमने ये पढ़ा कि ऑल फंजाई सेल, जितने भी फंजाई सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और प्रोटोफाइटा एंड प्रोटोमाइकोटा ये दो प्रोटेस्ट है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब वो सेल वॉल जो है एब्सेंट होता है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल एब्सेंट होता है कहाँ पर? एनिमल में आप जानते हैं कि सेल वॉल एब्सेंट होता है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। और इसके अलावा सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है प्रोटोजुआ के अंदर, प्रोटोजुआ। अब प्रोटोजुआ क्या है? प्रोटोजुआ एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि किस प्रोटेस्टा में जो है सेल वॉल है या नहीं है? तो आप जानते हैं कि एनिमल सेल में जो है सेल वॉल नहीं होता है, तो प्रोटोजुआ एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है तो इसमें भी सेल वॉल नहीं होता है। और आप जानते हैं कि प्रोटोफाइटा जो है प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है, तो प्लांट में सेल वॉल होता है तो इसमें भी सेल वॉल होगा। प्रोटोमाइकोटा आप जानते हैं कि फंजाई लाइक प्रोटेस्ट है, तो फंजाई में सेल वॉल होता है तो प्रोटोमाइकोटा में भी सेल वॉल होगा। तो यहाँ पर सेल वॉल जो है एब्सेंट होता है एनिमल में एंड प्रोटोजुआ में। सो यहाँ पर हमने सेल वॉल की अकरेंस को भी देख लिया है। अब हम आते हैं जो सेल वॉल की कंपोजिशन है उसको देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की कंपोजिशन को देखते हैं। सो जनाब प्लांट की जो सेल वॉल है, सबसे पहले हम प्लांट सेल वॉल की देखते हैं। प्लांट जो सेल वॉल है हम पहले उसको देखेंगे, फिर जो है हम
जो है फंजाई सेल वॉल, वो किससे बना है, हम ये देखेंगे फंजाई सेल वॉल। और फिर हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के ये किससे बना हुआ है। सो ये तीन हम अब पढ़ेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल। तो जनाब जो हमारे पास प्लांट सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना है। प्लांट सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना है। सेल्यूलोज क्या है, इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड, जो कि हम हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट वन शॉट होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फंजाई सेल वॉल जो है ये काइटिन से बना है। काइटिन में जो है एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। और बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है। पेप्टाइडो पेप्टाइडोग्लाइकेन पेप्टाइडोग्लाइकेन, इस पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन भी कहते हैं, आर म्यूरिन। सो यहाँ पर आपको पता चला कि प्लांट जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना है, फंजाई सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना है, और जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन भी कहते हैं, और ये क्या है, इसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे, इन तीनों को, सेल्यूलोज और काइटिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो यहाँ पर हमारे पास सेल वॉल की कंपोजिशन भी हो गई है, क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम आते हैं थिकनेस ऑफ सेल वॉल की तरफ। नेक्स्ट हम आते हैं थिकनेस ऑफ सेल वॉल की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थिकनेस ऑफ सेल वॉल। सो थिकनेस ऑफ सेल वॉल को डिस्कस करते हैं। थिकनेस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जो थिकनेस है वो आप नोट करें कि द थिकनेस ऑफ सेल वॉल वेरीज, थिकनेस ऑफ सेल वॉल वेरीज इन डिफरेंट प्लांट्स, इन डिफरेंट प्लांट्स। मतलब कि मुख्तलिफ प्लांट्स में सेल वॉल की जो थिकनेस है वो मुख्तलिफ होती है। मतलब कि एक प्लांट में सेल वॉल की थिकनेस कुछ और होगी, किसी और प्लांट में सेल वॉल की थिकनेस कुछ और होगी। तो ये थिकनेस जो है वो वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। अगर मैं आपको कहूँ लेट सपोज क्लेरेंकाइमा सेल, चलो अगर मैं आपको कहूँ कि पेरेंकाइमा सेल, तो पेरेंकाइमा जो सेल है, इसका जो सेल वॉल है उसकी जो थिकनेस है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 3 माइक्रोमीटर होती है। अगर मैं आपको बताऊँ कोलेनकाइमा सेल, कोलेनकाइमा सेल अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो सेल वॉल है उसकी जो थिकनेस है वो होती है 3 टू 5 माइक्रोमीटर। अगर मैं आपको बताऊँ स्क्लेरेंकाइमा सेल इसकी जो थिकनेस ऑफ सेल वॉल, स्क्लेरेंकाइमा सेल की जो सेल वॉल की थिकनेस है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्लांट सेल वॉल के अंदर 1 से 3 माइक्रोमीटर है, दूसरे के अंदर 3 से 5 माइक्रोमीटर है, और तीसरे के अंदर 5 टू 10 माइक्रोमीटर है। तो ये डिफरेंट प्लांट सेल है, इसमें मुख्तलिफ थिकनेस हो सकती है। सो थिकनेस ऑफ सेल वॉल जो है वो वेरीज करती है डिफरेंट प्लांट्स में। थिकनेस ऑफ सेल वॉल वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट टू प्लांट जो है वो थिकनेस ऑफ सेल वॉल जो है वो वेरी करती है। ओके जी, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल को देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल जो है उसको कौन फॉर्म करता है, कौन जो है वो सेल वॉल को प्रोड्यूस करता है। सो सेल वॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय, सेल वॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल वॉल को जो है वो प्रोड्यूस करती है। सो सेल वॉल को कौन प्रोड्यूस करता है, जो है वो कौन फॉर्म करता है, सो इसको जो है वो गोल्जी बॉडी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, पार्ट्स या इसको स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल भी कहते हैं। तो सेल वॉल की जो है पार्ट्स मतलब के लेयर्स, सेल वॉल की जो है हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं मेनली। एक जो है प्राइमरी सेल वॉल, एक लेयर होता है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा जो है हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और तीसरा जो हमारे पास सेल वॉल का पार्ट है वो होता है मिडल लेमेला, मिडल लेमेला। सो ये 3 लेयर्स है सेल वॉल के। फॉर एग्जांपल आपको मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास ये जो है वो एक सेल वॉल है, ये एक प्लांट सेल है, इसके ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है जी, ये सेल वॉल है। सो ये जो आउटर मोस्ट जो है वो सेल वॉल के 3 पार्ट्स है। ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है, इसके अंदर जो है वो आपको नज़र आएगा सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आपको सेकेंडरी सेल वॉल नज़र आएगा। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल, और इस सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन नज़र आता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल के जो है इसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है। तो अब बाकी के साथ हमारा काम नहीं है, तो ये न्यूक्लियस को ड्रा करते हैं, बाकी के साथ हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा जो है अब जो है सबसे आउटरमोस्ट होता है वो प्राइमरी, मतलब कि सेल वॉल के जो है 3 लेयर है, एक प्राइमरी सेल वॉल, एक सेकेंडरी सेल वॉल, और मिडल लेमेला को ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक और जो है वो प्लांट सेल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक और प्लांट सेल है, ये उसकी जो है वो प्राइमरी सेल वॉल आ गई,
ये उसकी जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल आ गई, और ये उसकी जो है वो सेल मेम्ब्रेन आ गई, और इसकी जो है वो न्यूक्लियस आ गई। तो इन दोनों सेल वॉल को जो है, इन दोनों प्लांट सेल को इस तरह एक सीमेंटिंग मटेरियल जो होती है इनके दरमियान, जिसको हम मिडल लेमेला कहते हैं। सो मिडल लेमेला जो है ये आपके पास क्या है, इट इज़ अ सीमेंटिंग मटेरियल जो कि दो प्लांट सेल को सीमेंट करती है, एक दूसरे के साथ अटैच करती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, अब हम इसको एक वन बाय वन जो है उसको डिटेल में समझते हैं, प्राइमरी सेल वॉल को डिटेल में समझते हैं, मिडल लेमेला को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मिडल लेमेला क्या है, तो इसको देख लेते हैं। सो मिडल लेमेला जो है ये आपके पास क्या है, मिडल लेमेला को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ सीमेंटिंग मटेरियल। इट ये सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि दो सेल वॉल को, दो प्लांट सेल को एक दूसरे के साथ अटैच करती है। सो ये मिडल लेमेला जो है ये हो गई। अब मिडल लेमेला जो है ये हमारे पास इसकी डायमीटर क्या है, मिडल लेमेला की डायमीटर जो है ये जो है वो सबसे थिन जो है वो मिडल लेमेला होती है। इसकी जो डायमीटर है वो 1 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर है। मिडल लेमेला की जो डायमीटर है वो 1 माइक्रोमीटर है। अब मिडल लेमेला जो है ये हमारे पास लीस्ट ऑप्टिकली एक्टिव होती है। लीस्ट ऑप्टिकली एक्टिव होती है। लीस्ट ऑप्टिकली एक्टिव मिडल लेमेला जो है वो लीस्ट ऑप्टिकली एक्टिव होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल जो है वो लेस ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो मोर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये जो मिडल लेमेला है ये लीस्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, सबसे कम जो है वो लीस्ट ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो मिडल लेमेला है। मिडल लेमेला की कंपोजिशन अगर हम देखें तो मिडल लेमेला जो है वो बना है किन किन चीज़ों से, मिडल लेमेला जो है वो बना है किन किन चीज़ों से, मिडल लेमेला जो है बना है मिनरल से, मिडल लेमेला जो है बना है पेक्टिन से, पेक्टिन, और मिडल लेमेला जो है इसके अंदर जो है वो लिग्निन प्रेजेंट होता है। सो ये तीन जो चीज़ है ये मिडल लेमेला के अंदर प्रेजेंट होती है। मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, पेक्टिन एंड लिग्निन। ठीक है जी, ये मिडल लेमेला है। और अगर ये हमारे पास वुडी प्लांट्स की जो है वो मिडल लेमेला है, मतलब जो प्लांट्स हमारे पास दो टाइप के हैं, एक वुडी प्लांट्स होता है और एक जो है वो नॉन वुडी प्लांट्स होता है। नॉन वुडी प्लांट्स, तो वुडी प्लांट जो है उसके अंदर हमारे पास लिग्निन होता है, लेकिन अगर हम नॉन वुडी प्लांट्स को देखें तो इसमें जो है वो लिग्निन नहीं होता है, बल्कि इसमें सिर्फ मिनरल्स एंड पेक्टिन होता है। सो यहाँ पर एमसीक्यूज बन सकता है कि जो वुडी प्लांट्स है उसके अंदर तीन जो है कंपोजिशन होती है मिडल लेमेला की, मिनरल्स, पेक्टिन एंड लिग्निन, और नॉन वुडी प्लांट्स है उसमें लिग्निन नहीं होता है, बल्कि सिर्फ मिनरल्स और पेक्टिन जो है वो होता है। सो ये हमारे पास हो गई क्या, मिडल लेमेला। दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास सेल वॉल का दूसरा लेयर है वो हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल। सो प्राइमरी सेल वॉल को डिस्कस करते हैं। सो प्राइमरी सेल वॉल की सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पर है। सो प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन मिडल लेमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लेमेला के दरमियान होती है। यहाँ पर हमने जो है वो डायग्राम में बताया कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, तो ये जो है मिडल लेमेला है, और ये येलो आपको दिखाई दे रहा है प्राइमरी सेल वाले, और ये जो ऑरेंज है ये सेकेंडरी सेल वाल। तो ये जो येलो है ये आप देख सकते हैं प्राइमरी सेल वाल, ये मिडल लेमेला और जो सेकेंडरी सेल वाल है उसके दरमियान है। सो प्राइमरी सेल वाल इज प्रेजेंट बिटवीन द मिडल लेमेला एंड सेकेंडरी सेल वाल। इसके बाद हम प्राइमरी सेल वॉल की जो डायमीटर है उसको देखते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल की जो डायमीटर है वो क्या है, वो जो है वो 3 माइक्रोमीटर इसकी जो है वो डायमीटर है। डायमीटर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल क्या है, 3 माइक्रोमीटर है। और ये जो है प्राइमरी सेल वॉल जो है हमारे पास लेस ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इट इज़ अ लेस ऑप्टिकली एक्टिव। ऊपर हमने बताया कि जो मिडल लेमेला है वो लीस्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जो प्राइमरी सेल वॉल है वो लेस ऑप्टिकली एक्टिव है। इसकी कंपोजिशन को देखते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है ये बना है मिनरल से, यहाँ पर आपको मिनरल्स जो है वो दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सेल्यूलोज है, और हेमी सेल्यूलोज जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। प्राइमरी सेल वॉल में मिनरल्स, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन, ये जो है हमारे पास होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल में 4 चीज़ें, मिनरल्स, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सो ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल की जो है वो कंपोजिशन हो गई है। अब हमारे पास यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की तरफ। तो सेकेंडरी सेल वॉल को डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल, तो जनाब सेकेंडरी सेल वॉल सबसे पहले ये कहाँ पर होता है, तो ये इसकी लोकेशन देखते हैं। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन
एंड प्राइमरी सेल वॉल एंड प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान प्रेजेंट होता है। इसको समझते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है, एक प्लांट सेल है। ये हमारे पास सबसे पहले जो है प्राइमरी सेल वॉल हो गया है। ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल हो है, लेट्स सपोज PCW का मतलब प्राइमरी सेल वॉल। इसके अंदर जो है वो क्या है, ये जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। SCW का मतलब है सेकेंडरी सेल वॉल, और इसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। ये वाइट जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो है वो प्रेजेंट है। तो सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। अब हम इसकी डायमीटर को देखते हैं तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है सबसे थिक होती है। इसकी डायमीटर 5 से 10 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है सेकेंडरी सेल वॉल की। इसके बाद ये जो है ये मोर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है इट इज़ मोर ऑप्टिकली एक्टिव। ऊपर हमने कहा था कि जो मिडल लेमेला होता है वो लीस्ट ऑप्टिकली एक्टिव होता था, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो लेस ऑप्टिकली एक्टिव था, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो मोर ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं। तो जो हमारे पास इस सेकेंडरी सेल वॉल है ये बना है मिनरल से। यहाँ पर आपको मिनरल्स नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको जो है वो सेल्यूलोज नज़र आएगा, यहाँ पर आपको हेमी सेल्यूलोज नज़र आएगा। मिनरल है, सेल्यूलोज़ है, हेमीसेल्यूलोज़ है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको जो है वो वेक्सेस नज़र आएँगे। वेक्सेस क्या है? ये लिपिड्स है। इसको हम लिपिड्स का एक टाइप है वेक्सेस, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम पढ़ेंगे। इसमें जो है सम प्रोटीन्स प्रेज़ेंट होते हैं, और इसके अलावा इसमें जो है वो लिग्निन प्रेज़ेंट होता है। किसमें जनाब? किसमें? सेकेंडरी सेल वॉल। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल में मिनरल्स है, सेल्यूलोज़ है, हेमीसेल्यूलोज़ है, वेक्सेस है और कुछ प्रोटीन्स है और लिग्निन है। यहाँ पर पेक्टिन नहीं है। आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल में पेक्टिन नहीं होता है, और प्राइमरी सेल वॉल में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल में जो है वो मिनरल्स था, सेल्यूलोज़ था, हेमीसेल्यूलोज़ था, पेक्टिन था, वहाँ पर लिग्निन नहीं था। तो यहाँ पर आपको फ़र्क समझ आ गया है कि प्राइमरी सेल वॉल में लिग्निन नहीं होता है बल्कि पेक्टिन होता है, और सेकेंडरी सेल वॉल में जो है वो पेक्टिन नहीं होता है बल्कि लिग्निन प्रेज़ेंट होता है। सो यहाँ पर आपको ये बात आनी चाहिए। सो यहाँ पर हमने जो है वो सेल वॉल की 3 लेयर्स को भी जो है वो डिस्कस कर दिया। अब हम आते हैं जो है फंक्शन ऑफ सेल वॉल की तरफ। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, इसकी तरफ आते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फिर हमारा जो है सेल वॉल जो है वो कवर हो जाएगा। सो फंक्शन ऑफ सेल वॉल को डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो जनाब सबसे पहले जो फंक्शन है सेल वॉल का, ये हमारे पास कंप्लीटली फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल सेल वॉल जो है वो सब्सटेंसेस को अंदर आने भी देता है और बाहर जाने भी देता है। ये किसी सब्सटेंस को रोकता नहीं है, बल्कि जो भी सब्सटेंस बाहर आ जाए, अंदर आए, इसको रोकता नहीं है, बल्कि जाओ तुम जाओ। तो ये फ्रीली जो है वो परमिएबल है। दूसरा जो है सेल वॉल का जो हमारे पास फंक्शन है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस जो है उसको प्रिवेंट करता है। ऑस्मोटिक लाइसिस क्या है? लाइसिस हम कहते हैं स्प्लिटिंग को। सेल का ऑस्मोटिक यहाँ पर इससे मुराद है वाटर। सो सेल का वाटर से मतलब कि सेल का वाटर से जो है वो स्प्लिट हो जाना, इसको हम ऑस्मोटिक लाइसिस, मतलब कि अगर सेल में इतने वाटर आ जाए कि वो जो है वो बर्स्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसको हम ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं। तो ये सेल वॉल जो है प्रेजेंट होता है जब सेल के अंदर जो है वो वाटर आ जाता है, तो सेल वॉल इसको जो है वो बर्दाश्त कर लेता है, तो इसको जो है वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। तो ये सेल वॉल का दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन जो सेल वॉल का ये है कि ये मेंटेन शेप, सेल का जो है ये शेप मेंटेन करती है, मेंटेन अ शेप। और यहाँ पर हमने जो है वो 3 फंक्शन जो है वो पढ़े किसकी? सेल वॉल के। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर सेल वॉल जो है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज़ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सो लेट अस डिस्कस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। तो जनाब जिस तरह हमने पढ़ा कि सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट है प्लांट सेल का। हमने पढ़ा कि जो सेल वॉल है वो आउटर मोस्ट पार्ट है प्लांट सेल का, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है, इट इज़ आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट पार्ट है, और जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल का जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट था। अब हम इसकी जो है वो लोकेशन देखते, तो लोकेशन तो ये है कि ये आउटर मोस्ट होता है, मतलब कि सॉरी एनिमल सेल के अंदर ये आउटर मोस्ट होता है। तो इसकी जो है वो लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन को अगर हम इसकी देखें, सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन,
तो लोकेशन अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एनिमल सेल के अंदर ये आउटर मोस्ट होती है, एनिमल सेल के अंदर ये आउटर मोस्ट होती है। और प्लांट सेल की अगर हम देखें प्लांट सेल के अंदर तो ये इनर टू सेल वाल, इनर टू सेल वाल, क्योंकि वहाँ पर सबसे बाहर जो है वो सेल वाल था प्लांट सेल के अंदर, उसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वाल नहीं है, तो इसलिए आउटर मोस्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो लोकेशन के लिए आप एक बात याद रखें कि जिन सेल्स में सेल वाल होता है, जिन सेल्स में सेल वाल होता है तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनर टू सेल वाल है। लाइक प्लांट सेल, फंजाई सेल, उसके अंदर जो है वो सेल वाल है, तो अगर सेल वाल है तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनर टू जो है वो इनर टू सेल वाल होगा। लेकिन जिन सेल्स में सेल वाल नहीं है, लाइक एनिमल सेल है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो प्रोटोज़ोआ है, तो इसके अंदर जो है वो सेल वाल नहीं है। तो जिन सेल्स के अंदर सेल वाल नहीं है तो उसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होता है। तो यहाँ पर हमने जो है वो लोकेशन दी कि एनिमल सेल के अंदर जो सेल वाल है वो आउटर मोस्ट होती है, और प्लांट सेल के जो है अंदर जो है वो इनर टू सेल वाल होती है। अब बेटा यहाँ पर हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल वाल। इस पर एमसीक्यूज आता है कि सेल वाल की कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन ऑफ सेल वाल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पर एमसीक्यूज आते हैं कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ये 3 चीज़ों से मेनली बना है। इसके अंदर प्रोटीन होती हैं, इसके अंदर प्रोटीन होती है, इसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स होती है, लिपिड्स होती है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट। सो ये 3 जो है वो कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती है और ये जो है वो 60 से लेकर 80% होती है। सबसे ज़्यादा जो है वो जो है वो प्रोटीन होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और लिपिड्स भी यहाँ पर होती है, 20 से लेकर 40% जो है वो लिपिड्स होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा कम होती है, सो वेरी रेयर यहाँ पर हम लिख लेंगे। सो 3 जो है वो हमारे पास प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन की अदर नेम्स की तरफ। अदर नेम्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अदर नेम्स। सेल मेम्ब्रेन को जो है हम और भी नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम जो है वो और भी नाम देते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम जो है वो जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को जो है हम जो है वो प्लाज्मोलेमा भी कहते हैं, प्लाज्मोलेमा। और सेल मेम्ब्रेन को हम जो है वो एक और भी नाम देते हैं, इसको हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए। ये 3 नाम जो है वो सेल मेम्ब्रेन के नाम्स है। अब हम आते हैं मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मॉडल्स को डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे मॉडल्स पेश किए गए हैं, लेकिन हम उनमें जो बुक में दिए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जनाब सेल मेम्ब्रेन जो है इसके बारे में मॉडल्स को पढ़ते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो है वो सबसे पहले जो मॉडल है वो हमारे पास दिया था किसने, गार्टर एंड ग्रेंडल। गार्टर एंड ग्रेंडल, गार्टर एंड ग्रेंडल मॉडल इन 1925। सबसे पहले 1925 में जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में मॉडल दिया था किसने, गार्टर एंड ग्रेंडल ने 1925 में सबसे पहले। और उसके मुताबिक, इन दोनों के मुताबिक जो है वो सेल मेम्ब्रेन ये मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है, दिस मॉडल एक्सप्लेन डेट द सेल मेम्ब्रेन, that the cell membrane is made up of two layers of lipids। अब ये मॉडल ये बताता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर्स ऑफ लिपिड से बने हैं, 2 लेयर्स ऑफ लिपिड से बने हैं, तो इसलिए इस मॉडल को हम लिपिड बाइलेयर मॉडल भी कहते हैं, लिपिड बाइलेयर मॉडल। गार्डर एंड ग्रेंडल जो है उन्होंने 1925 में जो मॉडल पेश किया था वो एक्सप्लेन करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर्स ऑफ लिपिड से बने हैं। अब 2 लेयर्स ऑफ लिपिड को हम लिपिड बाइलेयर कहते हैं, तो इसलिए इस मॉडल को हम लिपिड बाइलेयर मॉडल भी कहते हैं। अब इससे क्या मुराद है, लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन है,
लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो 2 लेयर्स ऑफ लिपिड से बना है। ये लेयर है एक लिपिड का और ये दूसरा है लिपिड का लेयर। जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर्स ऑफ लिपिड से बना है। ये किसने कहा था? गार्टर एंड ग्रेंडल ने 1925 में। सो दूसरा जो हमारे पास मॉडल पेश किया गया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वो हमारे पास है डेनियल एंड डाउसन। डेनियल एंड डाउसन मॉडल। डेनियल एंड डाउसन इन 1935 में इन दोनों ने जो है वो एक और मॉडल पेश किया और इन दोनों के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है वो 2 प्रोटीन लेयर से बना है, 2 प्रोटीन लेयर से बना है और 2 लिपिड लेयर से बना है। इन दोनों के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें 4 लेयर्स होते हैं, 2 प्रोटीन लेयर्स होते हैं और 2 जो है वो लिपिड लेयर्स होते हैं। इन दोनों के मुताबिक ये लेट्स सपोज सेल मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों के मुताबिक जो सबसे आउटर लेयर होता है वो जो है वो प्रोटीन का होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और इसके बाद जो है आपके पास जो है वो लिपिड लेयर एक ही है और एक लिपिड लेयर ये है। सो ये 2 लिपिड लेयर है और इसके जो है सबसे अंदर जो है और प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होता है। तो ये एक और प्रोटीन लेयर है। सो डेनियल एंड डाउसन इन 1935 उन्होंने मॉडल पेश किया और उन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो 4 लेयर्स से बने हैं। 2 प्रोटीन लेयर्स होते हैं और 2 जो है वो लिपिड लेयर होते हैं। तो ये हमारे पास डेनियल एंड डाउसन जो है उन्होंने ये मॉडल पेश किया। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो तीसरा मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वो पेश किया था रॉबर्टसन मॉडल। उसको हम रॉबर्टसन मॉडल कहते हैं। रॉबर्टसन मॉडल इन 1959 में जो है तीसरा मॉडल सेल मेम्ब्रेन के बारे में पेश किया गया था, रॉबर्टसन ने दिया था और इस मॉडल को हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। अब इस मॉडल के मुताबिक ये मॉडल ये कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से बना है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर से बना है। उसमें जो है वो 2 लेयर्स जो है वो प्रोटीन का होता है, 2 प्रोटीन लेयर होते हैं और एक जो है वो लिपिड लेयर होता है। इससे पहले जो है हमने जो मॉडल पढ़ा डेनियल एंड डाउसन, उसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन 4 लेयर से बने हैं। पहला जो हमने मॉडल पढ़ा उसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन जो है वो 2 लेयर से बने हैं और अब हम यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से बना है। सबसे बाहर है और इसके दरमियान जो है वो आपके पास ये कहता है कि इसके दरमियान जो है वो लिपिड लेयर होता है। ये लिपिड लेयर है और ये जो रेड में मैंने ड्रा किया है ये प्रोटीन लेयर है। सो ये प्रोटीन लेयर है और इसके अंदर जो है वो प्रोटीन लेयर है। तो आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर 3 लेयर से बने हैं, 2 प्रोटीन लेयर और एक जो है वो लिपिड लेयर। ये किसने कहा था? रॉबर्टसन ने। सो रॉबर्टसन इन 1959 explained that the cell membrane is a 3-layered membrane in which the one is lipid layer and 2 are the protein layer। सो ये हमारे पास रॉबर्टसन ने दिया था। अब हमारे पास जो मेन मॉडल आता है वो हमारे पास आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। चौथा जो मॉडल है जो हमारे पास है इसको हम जो है वो डिटेल में भी पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये हमारे पास चौथा जो है वो मॉडल है और इसको जो है एक्सेप्टेबल मॉडल है। इसको जो है अब अभी तक हम इसको जो है वो फॉलो करते आ रहे हैं। तो इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम हमारे पास किसने जो है वो प्रपोज़ किया था? इसको प्रपोज़ किया था, दिस वाज़ प्रपोज़्ड बाय एफ सिंगर एंड निकोलसन। ये 2 बायोलॉजिस्ट है, एफ सिंगर और निकोलसन। इन्होंने 1972 में जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज़ किया और इनके मुताबिक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन इज़ अ sea of lipid in which proteins are floating। एफ सिंगर एंड निकोलसन ने जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया और इस मॉडल के मुताबिक जो है ये कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सी ऑफ लिपिड है, जिसमें जो है वो प्रोटीन फ्लोट करे। मतलब कि जिस तरह हमारे पास जो है वो सी होता है उसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो फिश वगैरह जो है वो फ्लोट करते हैं, तो इसी तरह ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सी ऑफ लिपिड है जिसमें प्रोटीन जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इस फ्लूइड मोज़ेक का पोस्टुलेट है। अब अगर हम इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन करना चाहें तो ये इस पोस्टुलेट का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन इज़ अ सी ऑफ लिपिड इन व्हिच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। तो इसका मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ। तो इससे तो हमें ये पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना है, सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 2 फॉस्फोलिपिड लेयर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर 2 फॉस्फोलिपिड लेयर होते हैं। फॉस्फोलिपिड लेयर क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे। सो अभी हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेड अप ऑफ 2 फॉस्फोलिपिड लेयर।
और हर फास्फोलिपिड लेयर है उसके पास जो है वो हेड भी होता है। हर फास्फोलिपिड जो लेयर है उसके पास हेड होता है और टेल होता है। और ये जो हेड है ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है कि ये वाटर लवर होता है, ये पोलर होता है। और ये जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वाटर हेटर, ये हमारे पास नॉन पोलर। तो ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब कि ये पोलर है। और ये जो टेल है वो हमारे पास नॉन पोलर होता है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फास्फोलिपिड है। ये हमारे पास एक जो है वो फास्फोलिपिड है, तो ये इसका हेड है और ये जो है इसका टेल है। तो ये जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू फास्फोलिपिड लेयर्स एंड ईच फास्फोलिपिड हैज अ हेड एंड टेल। Head of phospholipid is hydrophilic and polar, and while the tail of phospholipid is a hydrophobic and non-polar। तो ये हमारे पास जो है वो पहला जो है वो इसका सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ होती है लिपिड। दूसरा जो कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है वो होता है प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन भी होता है। अब ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो किस्म के होते हैं। एक जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होता है उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और दूसरा जो प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो हमारे पास है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अभी इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उसको देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो किस्म के प्रोटीन है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है और दूसरा जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन टू फास्फोलिपिड लेयर्स। मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो दो फास्फोलिपिड लेयर्स होते हैं। अब इन दो फास्फोलिपिड लेयर्स के दरमियान प्रोटीन होती है, उन प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और दूसरा जो प्रोटीन्स है वो हमारे पास होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि ऑन द सरफेस ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ये सरफेस पर होते हैं, सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के जो सरफेस है, जो बाहर आउटसाइड जो सरफेस है उस पर भी प्रोटीन होती है, जिस प्रोटीन्स को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो दो किस्म, इसको हम डायग्रामेटिकली अब समझते हैं। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम उसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो किस्म के प्रोटीन है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये नोट करें कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको हम जो है वो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। प्रोटीन हमारे पास दो टाइप्स की होती है, आप जानते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फाइब्रस प्रोटीन नहीं बल्कि ग्लोबुलर प्रोटीन है। नेक्स्ट जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको तीसरा जो कंपोनेंट नज़र आता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो हमने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये वेरी रेयर होता है। कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये कहाँ पर प्रेज़ेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर? ये आउटर सरफेस पर होता है। ये सिर्फ़ आउटर सरफेस पर होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये या तो अटैच होते हैं, ये अकेले नहीं होते हैं बल्कि अटैच होते हैं, या तो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, या तो जो है वो अटैच होते हैं लिपिड्स के पास, जो है लिपिड के साथ अटैच होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब अगर ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो इन प्रोटीन को हम जो है इस कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड के साथ अटैच हो तो इसको जो है हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पर हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लिपिड हमने कहा, दूसरा प्रोटीन और फिर जो है कार्बोहाइड्रेट। अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। इसको अब हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। लेट्स सपोज़ ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी? ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास हमने कहा कि 2 फास्फोलिपिड लेयर से बने हुए हैं। तो ये आपको 2 फास्फोलिपिड लेयर नज़र आ रहे हैं, एक ही है। तो यहाँ पर फास्फोलिपिड इस तरह अटैच होते हैं, फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड यहाँ पर अटैच होते हैं इस तरह। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फास्फोलिपिड के पास हेड भी है और टेल भी है। तो ये भी जो है वो इस तरह प्रेज़ेंट होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है। और ये अंदर जो है ये सेल सेल है, ठीक है जी? ये अंदर सेल है और ये बाहर जो है यहाँ से बाहर जो है वो यहाँ से बाहर जो है वो आउटर सेल इंट्रासेल्युलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से अंदर जो है वो सेल है। तो ये आप देख सकते हैं कि सेल के जो है वो 2 लेयर्स है। एक जो है वो फास्फोलिपिड लेयर, एक ये आप देख सकते हैं, और दूसरा जो है वो ये है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने ड्रा किया है, ये क्या है? ये है फास्फोलिपिड। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो कौन सा लिपिड होता है? फास्फोलिपिड। और ये 2 लेयर्स का होता है। अब यहाँ पर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर 2 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, 2 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर अंदर भी होते हैं
यहाँ अंदर जो है यहाँ पर होते हैं जो फास्फोलिपिड लेयर्स के दरमियान प्रेजेंट है, बिटवीन टू फास्फोलिपिड लेयर्स हमने कहा, तो इसको हमने नाम दिया इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन इस तरह होते हैं कि जो हमारे पास बाहर एक्सटर्नल सरफेस पर, आउटर सरफेस पर इस तरह अटैच होते हैं, तो इस प्रोटीन्स को हमने नाम दिया था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहाँ पर आपके पास डायग्राम में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फास्फोलिपिड लेयर्स है, उसके जो प्रोटीन है, इसके अलावा जो कि हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। जो कि फास्फोलिपिड लेयर के दरमियान है वो हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और जो बाहर सरफेस पर मौजूद है वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। जो बाहर सरफेस पर इस तरह अटैच है, इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये येलो आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर जो है कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो ऑरेंज कलर के मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये है कार्बोहाइड्रेट्स। सो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। और हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स अकेले प्रेजेंट नहीं होते, ये कार्बोहाइड्रेट या तो लिपिड के साथ, इस तरह जो ब्लू में ग्रीन में मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये लिपिड्स है। तो या तो ये लिपिड के साथ अटैच है, तो अगर वो लिपिड के साथ अटैच है तो इस कार्बोहाइड्रेट को हमने नाम दिया था ग्लाइकोलिपिड। और या तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। सो प्रोटीन को हम येलो से रिप्रेजेंट करें तो ये प्रोटीन के साथ ये अटैच है, तो इसको हम ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि उसमें हमारे पास फास्फोलिपिड लेयर्स है, उसके दरमियान जो प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और सेल सरफेस पर सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर जो प्रोटीन है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और इसके अलावा सरफेस पर जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के साथ अटैच है वो ग्लाइकोलिपिड है, और जो कि प्रोटीन के साथ अटैच है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। सो ये हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन का जो है वो स्ट्रक्चर आ गया है। सो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि फास्फोलिपिड का क्या रोल है, इंट्रिंसिक प्रोटीन का क्या रोल है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का क्या रोल है, और कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ फास्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड क्यों मौजूद है, इसका क्या मकसद, इसका क्या रूल है, तो ये देखते हैं। सो रूल ऑफ फास्फोलिपिड, रोल ऑफ फास्फोलिपिड। सो जनाब, हमने जो है वो इस तरह ड्रा किया, फास्फोलिपिड ये है, इस तरह होते हैं, ये फास्फोलिपिड है, इस तरह फास्फोलिपिड है, इस तरह जो है वो सेल के 2 लेयर्स ऑफ फास्फोलिपिड इस तरह होते हैं, और हर फास्फोलिपिड का हेड होता है और टेल होता है। सो ये फास्फोलिपिड का हेड है, और ये हेड है, तो ये आपके पास क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो है वो पोलर है। और जो आपके पास टेल है वो जो है वो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। और ये जो है वो नॉन पोलर है। सो ये हमारे पास फास्फोलिपिड इस तरह होता है कि उसका हेड होता है और इसके अलावा उसका टेल होता है। अब हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सब्सटेंसेस आना चाहते हैं, लेट्स सपोज ये जो ग्रीन से मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, पोलर है। ये हमारे पास क्या है, पोलर है। और ये जो है मैं इस वाइट से जो ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंसेस है। तो अगर पोलर नॉन पोलर सब्सटेंसेस को मैंने वाइट से ड्रा किया, इसको आप समझे, तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ सकते हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि उसका जो हेड है, सेल मेम्ब्रेन का हेड है, वो पोलर है, तो इस पोलर सब्सटेंस को आने देगा। पोलर सब्सटेंस को कहता है कि तुम आओ। तो इट इज़ फास्फोलिपिड अलाउ नॉन पोलर सब्सटेंसेस टू सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर नॉन पोलर सब्सटेंसेस अगर आना चाहते हैं तो इसको ये अलाउ करते हैं। लेकिन अगर ये ब्लू से ग्रीन से मैंने ड्रा किया, ये नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर अंदर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि यहाँ पर जो है वो उसकी जो हेड है वो पोलर है, और ये जो है नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर सॉरी जो हेड है वो पोलर है, और इसके अलावा जो हेड है वो पोलर है, और ये जो सब्सटेंस आना चाहता है ये भी जो है वो पोलर है। लेकिन ये अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि जो उसका जो है हेड है वो जो टेल है, उसका टेल जो है वो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर है तो ये अंदर नहीं आ सकता। तो अंदर प्रोटीन होते हैं, मैंने आपको कहा था कि जिसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, तो ये विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन अंदर आता है, बल्कि फास्फोलिपिड के साथ नहीं आ सकता। फास्फोलिपिड जो है वो अलाउ करता है पोलर नॉन पोलर सब्सटेंस को। फास्फोलिपिड अलाउ करता है नॉन पोलर सब्सटेंस को, लेकिन वो पोलर सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता। कौन? फास्फोलिपिड। सो यहाँ पर जो है हमारे पास द इंटीरियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ नॉन पोलर टेल्स ऑफ फास्फोलिपिड।
जो सेल मेम्ब्रेन का इंटीरियर हिस्सा है ये टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड से बना है। सो इट अलाउ ओनली नॉन पोलर सब्सटेंस, ये नॉन पोलर सब्सटेंस से बना है तो ये सिर्फ नॉन पोलर सब्सटेंसेस को जो है वो सेल के अंदर आने देती है और प्रिवेंट करती है पोलर सब्सटेंसेस को। दिस फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल परमेबिलिटी। सो सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन है। किस वजह से? आपके पास एमसीक्यूज आ जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन ड्यू टू फास्फोलिपिड। तो ये फास्फोलिपिड की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफरेंशियली परमेबल है, क्योंकि ये जो है वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस को आने देती है लेकिन पोलर सब्सटेंसेस को प्रिवेंट करती है सेल के अंदर जो है आने को। तो यहाँ पर ये डिफरेंस क्रिएट करता है फास्फोलिपिड, तो इसलिए इसको हम जो है वो डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को। किस वजह से? फास्फोलिपिड की वजह से। तो यहाँ पर फास्फोलिपिड का क्या रोल है? तो फास्फोलिपिड का रोल ये है कि ये जो है वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस को ईजिली आने देता है, लेकिन प्रिवेंट करती है, पोलर सब्सटेंसेस को नहीं आने देती है। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन बनाता है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन। रोल ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन अगर हम देखें तो ये पोलर सब्सटेंसेस को जो है वो अलाउ करती है, पोलर सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोलर सब्सटेंसेस जो है वो अंदर नहीं आ सकती है। यहाँ पर ये जो है ग्रीन के साथ मैंने ड्रा किया, ये पोलर है तो ये अंदर नहीं आ सकते ड्यू टू फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड उसको आने नहीं देते, तो यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो ये इस इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है नॉन पोलर सब्सटेंसेस को अंदर आने की हेल्प करती है। सो जो हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये पोलर और आयंस जो है उसको सेल के अंदर आने देती है। तो ये इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन को जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल बनाता है। सेलेक्टिवली परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब ये है कि ये सब्सटेंसेस को सेलेक्ट करती है, कि ये पोलर सब्सटेंसेस को सेलेक्ट करती है और उसको अंदर आने देती है। जो नॉन पोलर है वो तो फास्फोलिपिड की वजह से आ गए, लेकिन जो पोलर है वो जो है वो बाकी बाहर जो है वो रहते हैं। तो अगर सेल को रिक्वायर हो पोलर तो फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन की हेल्प से उसको जो है वो अंदर जो है वो लिया जाता है। और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो कंट्रोल करती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन कंट्रोल डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन को कंट्रोल करती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो कंट्रोल करती है ऑस्मोसिस को। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब को जो है वो कंट्रोल करती है। सो ये आपके पास इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गई। नेक्स्ट हम जो है आते हैं रोल ऑफ। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन का क्या रोल हुआ? इंट्रिंसिक प्रोटीन का रोल ये हुआ कि ये पोलर सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देती है। फिर जो है हम आते हैं रोल ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। रोल ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इसका क्या रोल है तो इसको देखते हैं। तो जनाब जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है आप जानते हैं कि ये बाहर सरफेस पर मौजूद होते हैं। तो ये सरफेस पर मौजूद होते हैं तो ये एक्ट्स एज अ रिसेप्टर साइट, ये एज अ रिसेप्टर काम करता है। ये जो स्टिमुलस जो है वो होता है उसको डिटेक्ट करता है। कौन? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एक्ट्स एज अ रिसेप्टर साइट, क्योंकि ये बाहर सेल सरफेस पर जो है वो मौजूद होता है, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर मौजूद होता है। फिर हम आते हैं रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो या तो एज अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है और या तो एज अ ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का क्या रोल है तो इसको देखते हैं। रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन अगर हम देखें, ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजेंस भी कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन इज आल्सो नोन एज एंटीजन, क्योंकि ये भी एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट, ये भी बाहर सरफेस पर मौजूद है। जिस तरह हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में सरफेस पर मौजूद था, इसी तरह ये भी जो है बाहर सरफेस पर मौजूद है। तो इसलिए एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट for the act as a receptor site for the attachment of molecules like microbes, antibodies। अगर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के पास अटैच होती है माइक्रोब्स, एंटीबॉडीज, तो उसको जो है वो जो है वो डिटेक्ट करती है और जो है फिर हमारे पास मैसेज ट्रांसफर करता है और ये हमारे पास इसको पहुंचाता है सेल को। सो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट। और एक जो नेक्स्ट रहता है वो हमारे पास है रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड। रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड का क्या रोल है? सो जो ग्लाइकोलिपिड है इट allow entry of polar and non-polar substances into cell। ये polar substances और non-polar substances को सेल के अंदर आने देती है और इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये एंडोसाइटोसिस करता है कौन? ग्लाइकोलिपिड। सो एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस जो है वो टू टाइप्स का है। एंडोसाइटोसिस का मतलब ये है कि सेल के अंदर सब्सटेंसेस का आना। ये जो है वो दो किस्म का हो सकता है। एक होता है फेगोसाइटोसिस और दूसरा जो है वो है
पिनोसाइटोसिस। अगर सेल के अंदर सॉलिड सब्सटेंसेस जो है वो एंटर होते हैं, मूव करते हैं बाहर या अंदर, तो इसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर वो जो है वो लिक्विड सब्सटेंसेस अंदर या बाहर आते हैं, तो इसको हम जो है वो पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो कवर हो गया है। तो यहाँ पर हमने सेल मेम्ब्रेन में जो है वो रोल ऑफ फास्फोलिपिड का क्या रोल है। फास्फोलिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमेबल बनाता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल बनाता है। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो रिसेप्टर साइट एक्ट करता है, और ग्लाइकोप्रोटीन है वो भी रिसेप्टर साइट एक्ट करता है, उसको हम एंटीजन भी कहते हैं। और जो ग्लाइकोलिपिड है वो एंडोसाइटोसिस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी कवर होगा। यहाँ पर एक चीज़ रहता है कि आपके पास एमसीक्यूज आता है कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है। थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है। सो सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 7 नैनोमीटर है। ये आपको आना चाहिए कि द थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज 7 नैनोमीटर। इसके बाद आपके पास कुछ एमसीक्यूज में आपको क्लियर करता हूँ कि जो हमारे पास फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन वो किस पर डिपेंड करती है। फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड किस पर डिपेंड करता है, तो ये ऑल लिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिपिड है, जितने भी लिपिड है उस पर जो है वो डिपेंड करती है। और फ्लूइडिटी अगर इस तरह एक्सक्यूज आ जाए कि फ्लूइडिटी इज काज्ड बाय, फ्लूइडिटी इज काज्ड बाय, फ्लूइडिटी किस पर डिपेंड करती है, ऑल लिपिड्स पर। और कौन काज करता है फ्लूइडिटी, तो फास्फोलिपिड जो है वो फ्लूइडिटी को काज करता है। सो ये दो एक्सक्यूज आपके पास आ सकते हैं। सो यहाँ पर हमने जो है सेल मेम्ब्रेन को जो है वो कवर कर दिया। सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन क्या है वो आप बुक से देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। तो आप बुक में देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो ये है कि ये न्यूट्रॉन्स को ऑब्टेन करता है, ये वेस्ट सब्सटेंसेस जो है उसको एक्सक्रीट करता है, और इसके अलावा ये सिक्रीट करता है यूजफुल सब्सटेंसेस को, और ये पीएच को मेंटेन करता है, आयनिक कंसंट्रेशन वगैरह को कंट्रोल करता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की जो है वो फंक्शन है। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास है साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को समझने के लिए मैं आपको एक सेल ड्रा करता हूँ कि लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। तो ये सबसे बड़ा जो है सेल मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल है आप सपोज करें। तो ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर इस न्यूक्लियस के दरमियान जितने भी रीजन है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सो साइटोप्लाज्म इज द region between cytoplasm is the region between nuclear membrane and cell membrane। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो भी रीजन है, जो भी डिस्टेंस है, जो भी जगह है, जो भी स्पेस है सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के जो है वो दो मेन कंपोनेंट्स है। साइटोप्लाज्म हैज़ टू कंपोनेंट्स। साइटोप्लाज्म हैज़ टू कंपोनेंट्स। साइटोप्लाज्म के मेन जो है वो दो कंपोनेंट्स है। एक आपके पास है साइटोसोल, और दूसरा जो है वो है ऑर्गेनेलिस। ये दो चीज़ें जो है आपको साइटोप्लाज्म में नजर आती है। एक साइटोसोल आपको साइटोप्लाज्म में नजर आएगा, और एक जो है आपके पास ऑर्गेनेली नजर आएगा। ये जो साइटोसोल है, दीज आर द सब्सटेंसेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी सब्सटेंसेस आपको नजर आती है, वाटर है, ग्लूकोज है, जितने भी सब्सटेंसेस है, वेस्ट है, चाहे वो यूजफुल है, मतलब जितने भी सब्सटेंसेस उसको हम साइटोसोल कहते हैं। और जो बॉडीज है आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर, बॉडीज फाउंड इनसाइड द सेल, स्मॉल बॉडीज होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम साइटोसोल कहते हैं। सो साइटोसोल को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा डिटेल में साइटोसोल को, फिर हम जो है ऑर्गेनेल्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे। सो सबसे पहले साइटोसोल मैंने क्या कहा कि दीज आर सब्सटेंसेस फाउंड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी सब्सटेंसेस है उसको आप साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल जो है इसके अंदर 90% जो है वो वाटर होते हैं। 90% जो है वो साइटोसोल के अंदर वाटर होता है, और 10% जो है वो इसके अंदर सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं।
सो साइटोसोल आर द सब्सटेंसेस फाउंड इनसाइड द सेल। इसमें 90% वाटर होते हैं और 10% जो है वो सॉलिड्स अदर मटेरियल्स होते हैं। अब ये जो साइटोसोल के अंदर ये सॉलिड है ये 10% होता है, और ये जो सॉलिड है वो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मैंने कहा कि साइटोसोल के अंदर 10% सॉलिड है। अब ये 10% सॉलिड स्मॉल भी हो सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल से भी बन सकता है, और लार्ज मॉलिक्यूल भी इसके अंदर हो सकते हैं। और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है जो स्मॉल मॉलिक्यूल है साइटोसोल के अंदर, वो जो है वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, ये ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। आप जो है केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आपने अगर नहीं पढ़ा तो सॉल्यूशन चैप्टर में आप ये पढ़ते हैं। तो ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है ये ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। और स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल क्या है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। और लार्ज मॉलिक्यूल की एग्जांपल जो है वो प्रोटीन है, इसकी एग्जांपल जो है वो आरएनए है, डीएनए है, लिपिड है, ये लार्ज मॉलिक्यूल। और स्मॉल मॉलिक्यूल जो है आप देख सकते हैं अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह। अब ये हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, जो लार्ज मॉलिक्यूल जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये आपके पास जो है वो सोल भी हो सकता है और जेल भी हो सकता है। ये जो सोल है ये नॉन विस्कस है, नॉन विस्कस है, और जो जेल होता है जो कोलाइडल सॉल्यूशन में वो विस्कस होता है। और ये जो सोल जो है ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है ये न्यूक्लियस के करीब होता है, नियर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के करीब होता है, न्यूक्लियस, नियर न्यूक्लियस। और ये जो है वो साइट फॉर केमिकल रिएक्शन, साइट फॉर केमिकल रिएक्शन। मैंने कहा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें दो रीजन हो सकते हैं, एक को हम सोल कहते हैं और दूसरे को हम जेल कहते हैं। सोल जो है नॉन विस्कस है, और जो जेल है वो विस्कस है। जो सोल है वो नियर न्यूक्लियस है, और जो जेल है वो नियर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है। और जो सोल है वो साइट फॉर केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और जो जेल है यहाँ पर जो है वो स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो स्टोर होती है। मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वो सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो न्यूक्लियस के करीब जो रीजन है ये हमारे पास जो है वो सोल है, ये हमारे पास सोल है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन के करीब है ये हमारे पास जेल है, ये विस्कस होती है, यहाँ पर हमारे पास सब्सटेंसेस जो है वो स्टोर होती है। तो यहाँ पर ये आपको जो है वो हमने कहा। अब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो साइटोसोल एक हो गई, और दूसरा जो है इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती है। ऑर्गेनेलीज हमारे पास जो है वो गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह वगैरह, इसको हम जो है आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है? सो इसको डिस्कस करते हैं, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की फंक्शन को अगर हम देखें तो ये स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, यहाँ पर हमारे पास जो सब्सटेंसेस है वो स्टोर होती है। पहला मेन फंक्शन ये है साइटोप्लाज्म का। और दूसरा जो मेन फंक्शन ये है कि इट इज़ अ साइट फॉर केमिकल रिएक्शन। साइटोप्लाज्म में हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस है, रिस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है वगैरह, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म की फंक्शन भी हो गई। तो यहाँ तक हमने जो है उस साइटोप्लाज्म को भी क्लियर कर दिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने ऑर्गेनेलीज को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज से स्टार्ट लेते हैं। ऑर्गेनेलीज अभी तक जो हमने पढ़ा वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये हमने पढ़ा। अब हम आते हैं ऑर्गेनेलीज की तरफ। सबसे पहले जो हम ऑर्गेनेली, हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज है, जिस तरह राइबोसोम है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, सेंट्रियोल है, साइटोस्केलेटन वगैरह वगैरह। इसको हम एक-एक डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइबोसोम से। सबसे पहले हम जो है वो राइबोसोम से स्टार्ट लेते हैं। सो राइबोसोम से स्टार्ट लेते हैं। राइबोसोम से स्टार्ट लेते हैं। सो जनाब, राइबोसोम को डिस्कवर किया किसने किया था? इसको पिलर्ड ने डिस्कवर किया था। राइबोसोम वाज डिस्कवर बाय, राइबोसोम का जो डिस्कवरर है कौन है? पिलर्ड है। सो राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया है? पिलर्ड ने। राइबोसोम की मीनिंग को अगर हम देखें तो ये राइबो जो है इसका मतलब है आरएनए। राइबो का मतलब है आरएनए एंड प्रोटीन। राइबो का मतलब है आरएनए एंड प्रोटीन। और दूसरा जो वर्ड है यहाँ पर सोम,
सोम का मतलब है बॉडी। बॉडी हमने कहा कि ऑर्गेनेलीज है। सो राइबोसोम ऐसा बॉडी है, ऐसा ऑर्गेनेली है जो आरएनए और प्रोटीन से बना है। राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेली है मीनिंग के मुताबिक कि वो हमारे पास आरएनए और प्रोटीन से बना है। सो राइबोसोम की डिफिनीशन करते हैं। सो राइबोसोम इज द ग्रेन्यूल लाइक बॉडी। ये ग्रेन्यूल लाइक बॉडी है। राइबोसोम इज ग्रेन्यूल लाइक बॉडी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो ये जो है वो राइबोसोम की डिफिनीशन है। राइबोसोम ऐसा ग्रेन्यूल लाइक बॉडी है, दानेदार बॉडी है, दानेदार ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है और ये दो चीज़ों से बना है, एक आरएनए और एक प्रोटीन से बना हुआ है। अब राइबोसोम के अंदर जो हमारे पास हमने कहा कि राइबोसोम जो है प्रोटीन और जो है वो आरएनए से बने हुए हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोट में देखते हैं तो प्रोकैरियोट को अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट में जो है वो प्रोटीन जो है वो राइबोसोम के अंदर जो प्रोटीन है वो 40% होती है और जो आरएनए है वो 60% होती है। सो ये राइबोसोम की कंपोजिशन है प्रोकैरियोट के अंदर। और अगर हम यूकैरियोट के अंदर देखें तो यूकैरियोट के अंदर जो प्रोटीन है वो 60% है 60% है और जो आरएनए है वो 40% है। यूकैरियोट में अगर आप देखें तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन 40% है, यूकैरियोट में 60% है। प्रोकैरियोट में अगर आप देखें आरएनए 60% है राइबोसोम के अंदर और यूकैरियोट में आरएनए जो 40% है। तो राइबोसोम की कंपोजिशन हो गई। राइबोसोम को जो है हम अदर नाम्स भी देते हैं। राइबोसोम को हम जो है वो किसने डिस्कवर किया था? पेलड ने। तो राइबोसोम को हम पेलड ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। राइबोसोम को हम पेलड ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि इसकी फंक्शन हम पढ़ेंगे राइबोसोम की, तो ये प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम को हम इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं। इंजन ऑफ सेल। तो ये राइबोसोम की जो है वो कुछ अदर नाम्स है। और आप नोट करें कि राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन लेस होती है। इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस। तो मेम्ब्रेन नहीं है तो ये प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में आपने देखा कि प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है उसकी प्रोटीन 40% है और जो आरएनए है वो 60% होता है। इसके अलावा हम जो है वो इसकी जो राइबोसोम है इसकी डायमीटर को देखते हैं। तो राइबोसोम की जो डायमीटर है वो आपको पता होना चाहिए। इसकी जो डायमीटर है वो 20 नैनोमीटर है। और हमने कहा कि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन है और आरएनए, और राइबोसोम के अंदर जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। आरएनए जो हमारे पास 3 टाइप होता है ना, एक होता है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम के अंदर जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। और राइबोसोम जो है वो राइबोसोम एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। राइबोसोम जो है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। या तो ये अटैच होता है या तो ये फ्रीली प्रेजेंट होता है, आइदर फ्रीली, या तो ये फ्रीली प्रेजेंट होता है किसी के साथ अटैच नहीं होता है, या ये अटैच होता है विद अदर ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट उसके साथ अटैच होता है। सो राइबोसोम जो है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। या तो ये फ्री प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, या तो ये अटैच होता है अदर ऑर्गेनेल्स के साथ, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब हमारे पास जो राइबोसोम है अगर हम देखें तो राइबोसोम जो है वो 2 पार्ट से बना है। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। राइबोसोम जो है वो 2 यूनिट से बने हैं जिसको हम सब यूनिट्स कहते हैं। एक सब यूनिट जो है वो एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक जो है वो लार्ज सब यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट। ठीक है जी। तो ये राइबोसोम की जो है वो यूनिट्स है, राइबोसोम इससे बना है। इसके अलावा राइबोसोम जो है हमारे पास अगर हम देखें, राइबोसोम जो है वो यूकैरियोट के अंदर 80S होता है। एस जो है वो यूनिट है, सेडबर्ग यूनिट हम जिसे कहते हैं। और जो प्रोकैरियोट है उसके अंदर जो राइबोसोम है वो
70s होता है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर हमने बताया था कि राइबोसोम जो है आइदर फ्रीली जो है वो होता है, तो अगर ये फ्री है और यूकेरियोट में तो ये 80s है, और अगर ये किसी अदर ऑर्गेनिज़म के साथ अटैच होता है तो ये 70s होता है। सो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं राइबोसोम की फंक्शन को। तो राइबोसोम की फंक्शन को अगर हम देखें तो राइबोसोम इज़ अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम इज़ अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम इज़ अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का फैक्ट्री है। यहाँ पर जो है वो प्रोटीन जो है वो राइबोसोम में बनती है। तो ये आपको आने चाहिए। और ये हमने कहा कि राइबोसोम जो है 2 सब यूनिट से बना है, एक स्मॉल सब यूनिट है और एक लार्ज सब यूनिट है, और ये एक दूसरे के साथ अटैच होता है थ्रू मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन के ज़रिए ये एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होती है। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ तक आपको राइबोसोम क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो पहला ऑर्गेनेल हमारा हो गया राइबोसोम। नेक्स्ट जो है हम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ते हैं। तो चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी को देखते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको जो है वो किसने डिस्कवर किया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको डिस्कवर किया है पोर्टर ने। पोर्टर ने, ये आपको आना चाहिए। अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें, इस वर्ड को देखें, तो एक यहाँ पर एंडो इसका मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म, और जो रेटी है इसका मतलब है सेक्स, और जो कूलम है रेटिकुलम, यहाँ पर कूलम से मुराद है लॉन्ग ट्यूब्स। तो ये साइटोप्लाज्म की मीनिंग आ गई। साइटोप्लाज्म को अगर हम डिफाइन करना चाहे, सो साइटोप्लाज्म इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड सेक्स एंड long tubes present in cytoplasm। साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस है, इससे इस तरह जो है वो लॉन्ग ट्यूब्स या सेक्स इस तरह जो है वो प्रेजेंट होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल मेम्ब्रेन तक। तो इसको जो है हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सेक्स एंड लॉन्ग ट्यूब्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है वो 2 पार्ट्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ 2 पार्ट्स। एक हमारे पास है मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा जो है वो सब्सटेंसेस इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब्सटेंसेस इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 पार्ट्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है इसको हम सिस्टर्ना कहते हैं, और इसके अंदर जो सब्सटेंसेस है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो इसका मेम्ब्रेन है इसको हम सिस्टर्ना कहते हैं, सिस्टर्ना, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, जो सब्सटेंसेस है, इसको जो है हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट्स हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा जो है हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके साथ जो है वो राइबोसोम अटैच होता है। सो इसके पास राइबोसोम अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ग्रेन्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हमने राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम भी अटैच है, तो राइबोसोम हमारे पास ग्रेन्यूल लाइक बॉडी, तो इसलिए इसको हम ग्रेन्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम है तो राइबोसोम का काम प्रोटीन का फॉर्मेशन है, तो ये राइबोसोम को बनाता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये नियर न्यूक्लियस के करीब होता है, न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको आने चाहिए कि ये जो है हमारे पास अटैच होता है इसके पास राइबोसोम, ये इसको हम ग्रेन्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये नियर न्यूक्लियस होता है, और ये जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट, इसका फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस है, और इसके अलावा सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप है वो हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर जो है हमारे पास राइबोसोम नहीं अटैच होता। यहाँ पर जो राइबोसोम है अटैच नहीं होता है। नो राइबोसोम, नो राइबोसोम, वहाँ पर जो है वो राइबोसोम अटैच थे, यहाँ पर जो है वो राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। इसके अलावा इसको हम ए ग्रेन्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम नहीं है तो इसलिए इसको हम ए ग्रेन्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। और इसका काम जो है लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ये जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन, इसमें भी हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में भी जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के करीब प्रेजेंट होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के करीब था, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो है वो सेल मेम्ब्रेन के करीब प्रेजेंट होता है। और इसका काम भी जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देना है, इसका काम भी जो है वो सपोर्ट देना होता है सेल को। तो ये लिपिड सिंथेसिस करता है और इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन करता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को। और इसके अलावा ये जो है वो हमारे पास विटामिन डी जो है उसकी सिंथेसिस में भी हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और ये आप याद रखें कि इन मसल सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारे पास मसल सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम स्टोरेज करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है, तो इसलिए इसको हम जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम अटैच होता है वो हमारे पास 70S राइबोसोम इसके साथ अटैच होता है। सो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहाँ तक हमारा जो है वो राइबोसोम गाली बॉडी भी हो गया, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हुआ है। तो आज के इस टॉपिक में हमने सबसे पहले जो है उस सेल की डिस्कवरी को देखा, उसके बाद जो है हमने सेल थ्योरी को देखा, इसके बाद जो है हमने सेल वॉल, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद जो है साइटोप्लाज्म, इसके बाद जो है वो हमने देखा राइबोसोम को, इसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा। और इसके साथ हमारा जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है इसका ये आज पार्ट 1 हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, और इस लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें, ताकि इल्म जो है वो फैल जाए। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको ये चैनल अगर आपको ये लेक्चर समझ आए तो इसको लाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।